हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी। फिलहाल 55th ऑफ जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई, उसमें काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस हुए। काफ़ी सारे तो ऐसे टॉपिक थे जिसको लेके आज तक कुछ ना कुछ विवाद चल ही रहा है। उसी में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ है जो कि रिकमेंड किया है। अभी इसका नोटिफिकेशन आना बाकी है। जब भी कुछ नया चेंज करना होता है तो उसके लिए सर्कुलर या नोटिफिकेशन आते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि वो कब से एप्लीकेबल हो गए। बट इस चेंज को रिकमेंड किया है, प्रेस रिलीज में ये पॉइंट आया था। ये क्या था, तो ये आईएमएस को लेके इसमें बहुत बड़ा चेंज करने वाले हैं। ये जो अमेंडमेंट है ये है आईएमएस को लेके। आप सभी को पता होगा कि नवंबर मंथ से आईएमएस जो है वो जीएसटी पोर्टल पे लाइव हो चुके हैं। मींस आपको जो भी टू बी में सारे इन्वॉइसेस देते हैं उसमें आपको एक्शन लेने की एक बोलते हैं ना ऑप्शंस दिया है। आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो या फिर आप उसे पेंडिंग फॉर फ्यूचर भी कर सकते हो। तो उसी में काफ़ी और एक नया एडिशन इसमें करने वाले हैं, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आई फील कि इस चेंज के बाद में जो अकाउंटेंट है, जो अकाउंटेंट की जॉब करे, उनका थोड़ा सा जो वर्क है वो बढ़ सकता है। बिकॉज अल्टीमेटली ये सारी चीज़ों का रिकंसिलेशन करना एक अकाउंटेंट की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो हर महीने हमारे टू बी में सब सही से इन्वॉइसेस आ रहे, नहीं आ रहे, अगर नहीं आ रहे तो उस पर क्या एक्शंस लेनी है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो एक अकाउंटेंट ही करते हैं। तो इस चेंज को अगर आप एक एज अ अकाउंटेंट हो तो आपके लिए ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसी रिलीज में और भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, उसको भी लेके मैं कोशिश करूंगी कि वन बाय वन आप तक वीडियो उसके बारे में भी पहुंचा सकूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। जैसे कि आईएमएस जब गवर्नमेंट ने पोर्टल पे लाइव किया तो उसका लीगल बैकअप ऐसा कुछ नहीं था। जीएसटी लॉ में उसके रिलेटेड कुछ भी पहले से लिखा हुआ नहीं था। तो उसी के लिए गवर्नमेंट जो है सेक्शन जो 38 है उसे अमेंड करने की बात कर रही है कि उसमें वो जो है आईएमएस के रिलेटेड जो फ्रेमवर्क होना चाहिए, लीगल फ्रेमवर्क, वो डाल रही है। तो ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन है, इससे अकाउंटेंट का कुछ ऐसा लेना देना है नहीं, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 4 एंड इवन 3, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पॉइंट नंबर 2 हमें क्या बताता है, ऑलरेडी हमारा जो 55th काउंसिल मीटिंग का वीडियो था उसमें भी मैंने बताया था, बट आज हम डीप में बात करेंगे। इसमें क्या है कि सेक्शन अमेंड करने की बात हो रही है। सेक्शन कौन सा, 34(2) ऑफ CGST एक्ट टू स्पेसिफिकली प्रोवाइड फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एज इज एट्रीब्यूटेबल टू अ क्रेडिट नोट। ये सेक्शन हमें क्रेडिट नोट के बारे में बताता है। अब अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, मान के चलिए एक है मिस्टर राम, ठीक है, इन्होंने और इनके एक क्लाइंट है मिस्टर अर्जुन। ठीक है, मिस्टर राम ने मिस्टर अर्जुन को सेल की है गुड्स की, कितने की 1 लाख रुपीस की। तो इन्होंने इनवॉइस इन्हें प्रोवाइड किया, सेल्स इनवॉइस 1 लाख प्लस जीएसटी 1,18,000। ठीक है, अब R1 की ड्यू डेट आ गई। अब R1 में मिस्टर राम ने क्या किया, 1 लाख प्लस जीएसटी ऐसे 118 का इनवॉइस तो बुक कर दिया। अब इन्होंने 1 में किया, मिस्टर अर्जुन को उनके 2B में दिखा, मीन्स उन्हें आईएमएस में दिख रहा है। अब इनके पास में ऑप्शन है फिलहाल एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो या पेंडिंग करो। तो मिस्टर अर्जुन ने क्या किया कि मिस्टर राम को बोला कि नहीं, मुझे 1 लाख की गुड्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 50,000 के गुड्स चाहिए। ठीक है, तो मिस्टर राम ने क्या किया, उनके नेक्स्ट मंथ के R1 फाइल करते समय एक क्रेडिट नोट को फाइल किया। एक क्रेडिट नोट को रिलीज R1 में सबमिट किया एंड उस 50,000 की वो क्रेडिट नोट को किया। दैट मीन्स जब पिछले महीने मिस्टर राम ने R1 फाइल किया था तब उनकी जो लायबिलिटी बन रही थी जीएसटी की वो बन रही थी 18,000, बट अब उन्होंने 50,000 का क्रेडिट नोट किया, मीन्स इसमें से 9,000 उनके कम होने चाहिए आउटपुट लायबिलिटी में से। अभी तक क्या हो रहा था कि अगर आप क्रेडिट नोट डालते हो, सप्लायर, ये जो सप्लायर है, ठीक है, और ये कौन है, रिसिपिएंट। ठीक है, तो जब सप्लायर क्रेडिट नोट पास करते हैं तो उनकी जो लायबिलिटी होती है, आउटपुट लायबिलिटी, उसमें से वो माइनस हो जाती है। मीन्स अब उनकी लायबिलिटी कितनी है, 9,000 ही है। लेकिन अब इस नोटिफिकेशन के द्वारा हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि जब सप्लायर क्रेडिट नोट पास करेंगे, जो सप्लायर है वो क्रेडिट नोट जब पास करेंगे तब आईएमएस में 2B में उसका रिफ्लेक्शन आएगा। दैट मीन्स जो रिसिपिएंट है वो जब तक इस क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग जो भी एक्शंस हम लेते हैं वो नहीं करते, तब तक इस सप्लायर की जो आउटपुट लायबिलिटी होगी वो कम नहीं होगी। अब समझ में आया। मीन्स अगर आप एज अ सप्लायर आपके
किसी पार्टी को सेल्स इनवॉइस देते हो एंड अगर उसके बाद में वो अगर रिवाइज करना पड़ता है, उसके लिए अगर आप उसे क्रेडिट नोट प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये एक अकाउंटेंट की अब जिम्मेदारी होगी कि जो भी उनकी पार्टी है, परचेस पार्टी, रिसिपिएंट, उन्हें बोलना कि आपके IMS में जब वो क्रेडिट नोट शो होगी तब आपको वो एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट नहीं करना है। अगर गलती से रिजेक्ट हो गई तो आपकी जो लायबिलिटी है वो कम नहीं होने वाली है। तो ये एक अब अकाउंटेंट की जिम्मेदारी हो गई है कि उसके लिए भी उन्हें अब फॉलोअप जो है वो लेना पड़ सकता है। तो ये चेंज हमें ये पॉइंट नंबर 2 बताता है। इस पॉइंट नंबर 2 से हमें ये भी पता चलता है कि हम जैसे एज अ सप्लायर हम हमारे रिसिपिएंट को क्रेडिट नोट दे रहे हैं, रिसिपिएंट जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा हमारी लायबिलिटी कम नहीं होगी। सेम अगर आप एज अ रिसिपिएंट हो तो आपको वो क्रेडिट नोट एक्सेप्ट करना होगा अगर आपके सप्लायर ने आपके IMS में अगर आपको वो शो हो रही है एंड आपके पैन, आपके GST के अगेंस्ट में अगर उसे सबमिट किया है तो। पॉइंट नंबर 3 हमें क्या बताता है, इंसर्ट करें एक नए रूल को 67B को, जहाँ पे ये बताया जाएगा कि ये जो सप्लायर है वो अपनी जो ये क्रेडिट नोट की लायबिलिटी जो इशू किया है उस लायबिलिटी को वो कहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसकी भी नोटिफिकेशन आएगी, सर्कुलर आएगा। पॉइंट नंबर 4 हमें क्या बताता है कि जो GSTR 3B है वो आप तभी ही फाइल कर सकते हो ओनली आफ्टर फॉर्म 2B ऑफ द सेम टैक्स पीरियड इज मेड अवेलेबल ऑन द पोर्टल। मींस आपका 2B अगर जनरेट हुआ है, अब 2B कैसे जनरेट होता है, IMS के थ्रू। मींस आपका IMS डैशबोर्ड आता है, आप उसके ऊपर एक्शन लेते हो, एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग करते हो। अगर आपने कोई एक्शन नहीं ली तो उसे क्या माना जाता है, डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाता है। मींस आपके IMS में जितने भी इनवॉइसेस आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आपके 2B में शो होते हैं एंड उस हिसाब से आपका जो ITC है वो बैलेंस शो होता है। तो जब तक आपका 2B रिपोर्ट जनरेट आप नहीं करोगे उसके पहले आप 3B फाइल नहीं कर सकते। मींस आपको 2B का रिपोर्ट जनरेट करना मैंडेटरी है। मींस आपके R1 फाइल होगे 11 को, आपका 2B जनरेट होगा 15 को एंड 3B फाइल होगे 20 या 22 को। तो इस हिसाब से महीने की जो 3 ड्यू डेट्स है उसके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन लेना ये भी अगेन एक अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है। अगर आप इसके हिसाब से डेटा दोगे प्रोफेशनल्स को तो वो टाइमली जो है काम कर सकते हैं। अब IMS डैशबोर्ड ऐसा है ना कि उसमें एक एक इनवॉइसेस को चेक करो, उसे एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है वो, एंड ये सारे जो काम है ये प्रोफेशनल विदाउट आस्किंग क्लाइंट कर नहीं सकते। इसके लिए क्लाइंट का कन्फर्मेशन जरूरी है। तो ये जो मेरे हिसाब से ये जो वर्क है, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, जब पोर्टल पूरी तरह से रेडी हो जाएगा एंड वो मैंडेटरी हो जाएगा तो ये एक अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि उसे ईच एंड एवरी इनवॉइसेस चेक करना, सही अमाउंट है, सही डेट है, सब कुछ प्रॉपर, एंड उसके हिसाब से उस पर एक्शन लेना, एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग। अभी फिलहाल IMS डैशबोर्ड में एक्शन लेना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द जब ये सारे चेंजेस को पोर्टल पे लाइव कर देंगे तो उसे भी बहुत ही जल्द मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंडेटरी कर दिया जाएगा। अब इस चेंज एंड इस नोटिफिकेशन, इस अमेंडमेंट की वजह से क्या होगा कि आपने सिर्फ क्रेडिट नोट डाला और आपको ITC मिल गया, ऐसा नहीं है। आपके जब तक रिसिपिएंट उसे एक्सेप्ट नहीं करते आपको ITC, आपका जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो कम नहीं होगी, आपकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो कम नहीं होगी। आई होप कि आपको ये जो पॉइंट है, ये जो अमेंडमेंट है ये समझ में आया होगा। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा हम डिटेल में जरूर वीडियो बना के चैनल पर पब्लिश करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने कॉन्टैक्ट में जरूर शेयर करें, स्पेशली उस पर्सन के साथ में जो एक अकाउंटेंट की जॉब करते हैं, क्योंकि उन्हें ये सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टिल देन, थैंक यू, नमस्ते।